नमस्कार, मैं हूं पलक बंसल और आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़। जिस वन रैंक वन पेंशन को मोदी सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि समझ रही है और सेना के जवान अपनी बड़ी जीत समझकर जश्न मना रहे हैं, अब वही OROP सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। सेना के बाद अब अर्धसैनिक बल ने भी OROP के लिए कमर कस ली है। 2 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड जवान इस मांग को लेकर अनशन पर बैठ रहे हैं। इसके लिए एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिलकर चेतावनी दे चुके हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आज के इस खास कार्यक्रम OROP का बढ़ता दायरा में। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर एक बार फिर जंतर मंतर गुलजार नजर आएगा। इस बार सेना नहीं बल्कि अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड जवान होंगे, जिनकी संख्या 9 लाख के करीब है। उनका कहना है कि उन्हें भी OROP की सहूलियत दी जानी चाहिए। वजह उनके कारनामे सेना से कम नहीं है। सेना के बाद अब पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी OROP की मांग करने लगी है। ऑल इंडिया सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेस एंड सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ने इस मांग को उठाते हुए 2 नवंबर से जंतर मंतर पर धरना की तैयारी कर ली है। 9 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल सरकार को नोटिस देगा। मंगलवार को भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारियों ने होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मुलाकात की और इस मांग को जोरदार तरीके से रखा। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री तक इसकी मांग को पहुंचाने का वादा किया है। बिल्कुल, मैं ये चीज पहले भी लोकसभा टीवी में बता चुका हूं, कब 1-2 महीना पहले, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन जो अभी डिफेंस फोर्स को मिलने जा रहा है, मैं उनके खिलाफ में कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। ठीक है, उनको देना वाजिब है और गवर्नमेंट उनके बारे में बोल रहा है, लेकिन एक चीज है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो बॉर्डर, देश का जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है, उनको बिल्कुल नजरअंदाज करना, उनको नहीं देना वन रैंक वन पेंशन, ये वाजिब नहीं है। इसके ऊपर ये जो मसला है और ये जो हमारा मांग है, ये बड़ा जेन्युइन है। इसको ऑलरेडी ITBP के थ्रू में होम मिनिस्टर को बताया गया है, विज्ञापन दे चुके हैं और हमारे ऑफिसर्स काफ़ी बार ये होम मिनिस्टर को बता चुके हैं कि क्यों पैरामिलिट्री फोर्स को मिलना चाहिए। पूरे देश में सेना को छोड़कर पेंशन स्कीम को 1998 में अटल सरकार ने बंद कर दिया था। तब से अर्धसैनिक बल पेंशन सुविधा से वंचित हो गए हैं। उनका कहना है कि सीमा पर सुरक्षा से लेकर और देश के अंदर मुश्किल हालात में भी अर्धसैनिक बल अपनी जान को जोखिम में डालकर मुल्क की हिफाजत करते हैं। फिर उन्हें सेना से अलग क्यों रखा जाता? यहाँ तक कि सहूलियत के नाम पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को कुछ भी नहीं मिलता। जो पहला गोली लगता है, पाकिस्तान से हो, चाइना से हो, वो पैरामिलिट्री फोर्स को पहला हिट करता है। और ऐसा कोई नहीं कि अगर वार हो जाता है तो ये पैरामिलिट्री फोर्स अपना BOP छोड़ के विड्रॉ कर जाते हैं और वहां पर आर्मी आता है। नहीं, वो उनके साथ ही लड़ेंगे। मुल्क की हिफाजत में जितना योगदान सेना का होता है, उससे कम पैरामिलिट्री फोर्सेस अपना योगदान नहीं देती। लेकिन आज विडंबना देखिए कि सेना को जो सहूलियत हासिल है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को नहीं। आखिर ये क्या मामला है? इसको लेकर के जंतर मंतर पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो रिटायर कर्मी हैं वो प्रदर्शन करने वाले हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ मुन्ना राय, A to Z न्यूज़, दिल्ली। तो आपको बता दें कि जिस तरह से सैनिक बल अभी तक OROP की मांग के लिए अड़े हुए थे, अभी तक उनकी मांग नहीं सुनी जा रही थी, लेकिन काफ़ी लंबी जंग के बाद अब उनकी मांग सुन ली गई है और यहाँ पर अब उनकी मांग सुन के अब अर्धसैनिक बलों ने भी ये सोच लिया है कि उनको भी OROP मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं और देश के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं। इस मांग को और इसी खबर पर अपनी राय देने के लिए रिटायर्ड DG BSF राम मोहन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका A to Z न्यूज़ में। हाँ। राम मोहन जी, आपकी क्या क्या मांगे हैं सरकार की तरफ से?
ये तो होने वाला ही था, क्योंकि जब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने ये मांगा है 1 रैंक 1 पेंशन, जी, तो पैरामिलिट्री फोर्स को ये मांगने की बात था, क्योंकि इसके साथ बीएसएफ, आईटीबी पुलिस, एसएसबी सब बॉर्डर गार्डिंग कर रहे हैं। उनका भी बहुत डिफिकल्ट टेरेन में काम करते हैं, क्लाइमेट कंडीशंस में काम करते हैं जी बिल्कुल। और एनिमी से कॉन्स्टेंटली फायर भी का फेस करते रहते हैं। पाकिस्तान से हमेशा फायरिंग होता रहता है जी, स्मगलिंग होता है। सो इनका काम भी बहुत कठिन है, तो इनका भी मांगने का तो फिर ये नेचुरल कोरोलरी है, इसके लिए कोई डाउट नहीं है, ताजुब नहीं होना चाहिए कोई। जी बिल्कुल। तो अभी तक जब आपने गवर्नमेंट को इस बारे में बताया, सरकार को इस बारे में बताया कि हमें भी ओआरओपी मिलना चाहिए, तो सरकार की तरफ से आपको क्या प्रतिक्रिया मिली? ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं रिटायर होके 14 साल हो गया जी। 2000 में मैं रिटायर हो गया था, नवंबर 2000 में। तो उसके बाद क्या क्या चल रहा है फोर्स के अंदर मुझे पता नहीं, लेकिन उनका मांग तो है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं बीएसएफ में 7 साल रहा हूँ, कश्मीर में 2.5 साल, बाद में मैं आईजी ऑपरेशन का पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर्स में घूमा हूँ, तो मैं जानता हूँ कौन सी कठिन कंडीशन में जवान काम करते हैं जी, और बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल। तो इनका मांग तो इसमें कोई जी, तो राम मोहन जी, क्या जब आपका भी कभी ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर की क्या वहाँ पे प्रक्रिया रहती थी पैरामिलिट्री फोर्सेस में? नहीं, मैंने वॉलंटियर करके गया था, क्योंकि मैं असम कैडर का आईपीएस ऑफिसर था और मैं असम में आईजी ऑपरेशन था। मैंने काउंटर इंसर्जेंसी का ट्रेनिंग बहुत जूनियर रैंक्स में किया था, तो इसलिए मुझे काउंटर इंसर्जेंसी का लड़ने का तो थोड़ा सा एक्सपर्टाइज था जी, और इसलिए मुझे सेलेक्ट करके आईजी ऑपरेशन था मैं असम में 2.5 साल अल्फा के खिलाफ। जी। तो जो 2 नवंबर को अभी एक अनशन होने वाला है, तो क्या आप उसमें शामिल होंगे जंतर मंतर पर? मैं जरूर जाऊंगा, क्यों नहीं, क्योंकि ये मांग तो कोई गलत चीज नहीं है, ये तो कोई टोटली जस्टिफाइड है। जी, जब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिल रहा है, जी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबी पुलिस, मैं दोनों में काम किया हूँ जी, और एसएसबी उसमें भी मैंने काम किया हूँ डेपुटेशन पे। जी, ये बहुत तगड़े कंडीशंस में काम करते हैं, पूरा तिब्बत बॉर्डर में बैठा था एसएसबी और आईटीबी पुलिस। जी। राम मोहन जी, आपने अपनी राय दी और अपना समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि ओआरओपी की मांग के लिए अर्धसैनिक बल अब जुट गए हैं, और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मुन्ना राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुन्ना राय, जिस तरह से अब अर्धसैनिक बल भी 2 नवंबर को धरने पर बैठने वाले हैं, इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप देख सकती हैं कि जिस तरह से अर्धसैनिक बल के जो रिटायर्ड जवान हैं उनका एक यूनिटी बन चुकी है। पूरे देश में तकरीबन ये तादाद 9 लाख की है, और जो भी इसके प्रतिनिधि है, जो एसोसिएशन है, जो रिटायर एक्स जो सर्विसमैन हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के, वो सभी जंतर मंतर पे 2 अक्टूबर को अपना ये पूरी तरह से एक प्रदर्शन करने वाले हैं और धरना पे बैठने वाले हैं। उनका कहना है कि पूरी ये मांग हम लोग की पूरी वाजिब है, वजह कि सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो सीमा पे उन्होंने कमान संभाल रखी है, चाहे वो चीन से सटा हुआ तकरीबन 4,500 किलोमीटर का एरिया हो या 7,000 किलोमीटर का जो एरिया पाकिस्तान से सटा हुआ है, उस पर जो है पूरी तरह से अगर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है तो पहली गोली इनको ही लगती है, आर्मी की नहीं। आर्मी तो बाद में जाती है। आर्मी किसी भी मामले पे अगर देखा जाए तो आर्मी के साथ ये कंधा से कंधा मिला के चलते हैं, बल्कि उससे 2 कदम आगे निकल करके पैरामिलिट्री फोर्सेस रहते हैं। जी मुन्ना जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगी, और हमारे साथ रिटायर्ड डीजी बीएसएफ पीके मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। पीके मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका A to Z न्यूज़ में। पीके मिश्रा जी, मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से आप अब जब पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी लोग हैं, उसके जितने भी हमारे जवान हैं, वो 2 नवंबर से जंतर मंतर पर अनशन पर बैठने वाले हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि मुन्ना जी, जो हम बात कर रहे थे कि ये धरने पर बैठे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने भी बल हैं वो धरने पर बैठेंगे 2 नवंबर से, तो मैं जानना चाहूँगी, क्या ये धरने पर बैठना ही अपनी मांगों को पूरी करने का एक जरिया है? मैं आपको बताऊं कि आईटीबीपी के सुपरविजन में जो अधिकारियों का एक जत्था राजनाथ सिंह से मिला, वो पूरी तरह से उनका कहना था कि
जिस तरह से OROP सेना को दिया गया है उन्हें भी मिलना चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी मांग मुन्ना जी, मैं एक बार फिर आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ रिटायर्ड DG BSF PK मिश्रा जी एक बार फिर जुड़ गए हैं। PK मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका A to Z न्यूज में। नमस्कार, बोलिए। मिश्रा जी, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी क्या क्या मांगे हैं सरकार से। हम ये चाहते हैं कि जैसे डिफेंस को मिला है, OROP मिलने जा रहा है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स उनसे भी मोर आर्डियस टेरेन में डिप्लॉयड हैं, पूरे चाइना बॉर्डर में, पूरे पाकिस्तान बॉर्डर में और नक्सलाइट अफेक्ट एरिया में डिप्लॉयड है, और उन्हें पीस स्टेशन का पोस्टिंग बिल्कुल मिलता नहीं है। और उनको आर्मी जैसे उनको कहीं भी इंडिया में फैमिली रखने के लिए पढ़ाने के लिए HR का भी पूरा सुविधा नहीं मिलता है। तो इसलिए OROP जो है बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस को, जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिलना वाजिब है, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है रात दिन आर्मी जो है सिर्फ पाकिस्तान का LOC एरिया में डिप्लॉयड है बॉर्डर में, लेकिन 90% ऑफ इंडियन बॉर्डर जो है इंटरनेशनल और LOC और पाकिस्तान चाइना बॉर्डर में पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड है, और पहला गोली जो है पैरामिलिट्री फोर्स खाते हैं। और जो इंडिया का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ये कभी उड्रन नहीं होते, रात दिन वो 24 घंटे बॉर्डर में रहते हैं, और 22,000 के ऊपर जो स्नो कवर्ड माउंटेन एरिया है, और इवन नक्सल अफेक्टेड एरिया में ओनली पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड है। तो हमें क्यों सुविधा नहीं मिलेगा? दूसरा है जो पेंशन है, हमारा जवान्स को जो 2004 में हमारे पास ज्वाइन करते हैं उनको कंट्रीब्यूटरी पेंशन लागू हुआ है। जो पहले पेंशन जो आर्मी वालों को जो पेंशन मिलता है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को लागू नहीं है। ये कौन सा रूल है, इसलिए बंद कर दिया गया। तो सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस को पेंशन मिलना चाहिए, और एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम ये बंद करना चाहिए। उसी मुताबिक जब हम लोग जो है आर्मी से ज्यादा आर्डुअस टेरेन में डिप्लॉयड है, तो जो स्पेशल अलाउंसेस और रिमोट अलाउंसेस और जो सुविधा आर्मी को मिलता है वो चीज भी पैरामिलिट्री फोर्स को मिलना चाहिए। उसी मुताबिक जो हमारा जो हम लोग जो है बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हमको भी एक्स डिफेंस पर्सन जैसे रिटायरमेंट के बाद पूरी सुविधा मिलना चाहिए, ECHS मिलना चाहिए, हम लोगों को कैंटीन का सुविधा मिलना चाहिए। जी मिश्रा जी, 1998 में जब अटल जी की गवर्नमेंट थी, उनकी सरकार थी, उस समय पर पेंशन की स्कीम को खत्म कर दिया था सभी के लिए, सिर्फ सैनिकों के लिए पेंशन की स्कीम रखी थी। आप लोगों के लिए इस पेंशन की स्कीम को खत्म कर दिया था, उस पर भी आप ये मांग रखेंगे? बिल्कुल, मैं यही चीज बता रहा था। जब सैनिकों के लिए पेंशन का स्कीम है तो उनसे ज्यादा जो बॉर्डर को गार्ड करते हैं, हमारा भारत जो सुरक्षित है पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, क्योंकि सिविलियंस को ये पता नहीं है कि इंडिया का बॉर्डर कौन गार्ड करते हैं। अगर इनका आंख खुल जाएगा तो उनके पता लगेगा कि 24 घंटा गार्ड करने वाले लोग हैं बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस है। अब उन्हें पेंशन नहीं मिलता है, ये बहुत बड़ी चीज होता है। 2004 से ये बंद कर दिया गया, ये बहुत बड़ी चीज है। और ये जो हमारा मांग है बहुत जायज है, और इसको सुनना चाहिए। हम गवर्नमेंट को और HM को और प्राइम मिनिस्टर को हाथ जोड़ के नमन करते हैं कि हम डिसिप्लिन्ड सोल्जर्स है, और हमारा बात तो थोड़ा सुनिए, हमको क्यों नजरअंदाज किया जाता है। जी मिश्रा जी, आपने अपना समय दिया और अपनी राय दी, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि अब अर्धसैनिक बल भी 2 नवंबर से धरने पर बैठने की तैयारियां कर रहे हैं। मैं दोबारा मुन्ना जी के पास जाना चाहूँगी। मुन्ना जी, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि क्या एक धरना ही एक जरिया रह गया है अपनी मांगों को पूरी कराने का? देखिए, उसके पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से परिस्थितियां सेना के साथ हुई और जिनको 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के जो मांग सेना ने की, इसके बाद सरकार उस पर एग्री हुई और पूरे मामले को हल किया गया, उसमें कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस को एक उत्साह दिया। और आज ये वजह है कि ITBP के पूरी तरह से सुपरविजन में ये सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो अधिकारी थे वो राजनाथ सिंह से मिले। उन्होंने कहा कि हमें भी 1 रैंक 1 पेंशन की सुविधा दी जानी चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी डिमांड की कि जो अटल सरकार ने पेंशन स्कीम को ख़त्म कर दिया था उसे भी लागू करना चाहिए, क्योंकि सेना से कहीं ना कहीं उनका जो काम है वो कम नहीं है। तो आखिर ये क्या वजह है कि सेना को
पेंशन दी जाती है, हमें नहीं दी जाती है। इतना ही नहीं, सहूलियतों की बात करें तो काफ़ी ऐसे सहूलियत हैं जो सेना को मिलती है और पैरामिलिट्री फोर्सेस को नहीं मिलती है। आखिर इसका वजह क्या है? ये सारी चीज़ें गृह मंत्रालय के सामने उन्होंने रखी है और एक चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगे ये मानी नहीं गई तो वो 2 तारीख से जंतर मंतर पे अपना एजिटेशन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और उसमें तकरीबन 9 लाख की तादाद है, मैं आपको बताऊं, रिटायर्ड कर्मियों की। तो निश्चित रूप से एक बार फिर वही जो है OROP की मांग जंतर मंतर पे गूंजता हुआ दिखाई देगा। जी मुन्ना जी, आप हमारे साथ बने रहिए और फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इसी मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो, दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बहादुरी और जिम्मेदारियों को सेना से कम आंकना बचकाना होगा। वजह, भारत की सीमाओं पर जब हम अपनी नजर दौड़ाते हैं तो लगेगा कि मुल्क की सीमा की हिफाजत सही मायने में अर्धसैनिक बल ही करते हैं। पाकिस्तान की सरहद पर सीज़फायर का उल्लंघन हो या चीन की नापाक चाल, सही मायने में मुकाबला इन पैरामिलिट्री फोर्सेस को ही करना पड़ता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश की सीमा की रक्षा सच पूछिए तो सबसे ज्यादा अर्धसैनिक बलों के हवाले है। राजस्थान और गुजरात से सटे पाकिस्तान की सीमा की चौकसी की बात हो या बांग्लादेश की सीमा की निगहबानी, सीमा सुरक्षा बल अपने जान की बाजी लगा देती है। 7000 किलोमीटर की सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बलों के जवानों के कंधे पे होता है। आतंकी घुसपैठ से लेकर सीमा की हर हरकत पर इन जवानों की नजर होती है। पाकिस्तान के बार बार सीज फायर का उल्लंघन करने पर ये जवान उसी के अंदाज में माकूल जवाब देते हैं। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा करती है, जो कि लगभग 7000 किलोमीटर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सीमा कश्मीर से लेकर गुजरात तक है, जिसमें राजस्थान का रेगिस्तान भी शामिल है, तो गुजरात का कच्छ, जो कि बहुत ही दुर्गम स्थान है जहां ड्यूटी देना बड़ा मुश्किल है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में हमारे जवान 24 घंटे 12 महीने मुश्किल हालात में ड्यूटी देते हैं। अब हम जरा बात चीन सीमा की कर लेते हैं। तकरीबन 4500 किलोमीटर की सीमा है और उस पर -40 डिग्री तापमान। आप सोच सकते हैं कि सीमा की रक्षा कैसे की जाती होगी, लेकिन हमारे ITBP के जवानों का हौसला देखिए। चीन को उसी के अंदाज में जवाब देते हैं। जहां इंसान का खून भी जम जाए वहां उनके हौसले फौलाद हो जाते हैं, और होंगे भी क्यों नहीं। आखिर हिंदुस्तानी होने का फख्र और देश की भक्ति का जज्बा जो इनके जवानों के रगों में दौड़ रहा है। कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, जहां पर के 0 से 44 डिग्री नीचे तक तापमान चला जाता है और बर्फ़ से घिरे रहते हैं। पूर्व के क्षेत्रों में घने जंगलों और नालों और परेशानियों को जूझते हैं। तो ये कठिन कार्य तो ज़रूर है, लेकिन जब आप हमारे जवानों को देखेंगे सीमा पर तो ये एहसास होगा कि वो न केवल उत्साहित हैं, जोश से भरे हुए हैं, बल्कि उनमें एक दृढ़ संकल्प है और उनको ये एहसास है कि वो कितना महान काम कर रहे हैं। नेपाल सीमा पर जहां SSB चौकसी रखती है, वहीं म्यांमार की सीमा की जिम्मेदारी असम राइफल के पास है।
इतना ही नहीं, नक्सलियों से दो दो हाथ करने वाले सीआरपीएफ के जवानों की शहादत को क्या सीमा से कम आंका जा सकता? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के सुदूर जंगलों में जहां इंसान का चलना दूभर हो, वहां जवान नक्सलियों से निपटते हैं। परमाणु संस्थानों की सुरक्षा और दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा की बीड़ा उठा चुकी सीआईएसएफ की भूमिका को क्या नजरअंदाज हम कर सकते हैं? मुन्ना राय, A2Z न्यूज ब्यूरो। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मुन्ना राय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुन्ना राय, आज 9 लाख अर्धसैनिक रिटायर्ड कर्मचारी, रिटायर सैनिक बल आज सरकार को एक आखिरी नोटिस देने वाले थे, क्या अपडेट है उस पर? देखिए, इन्होंने एक नोटिस दे दिया है और उन्होंने एक चेतावनी के रूप में भी गृह मंत्रालय को उन्होंने लिखा है, कहा है कि हमारी भी जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं सेना से कम नहीं है। मैं आपको बताऊं कि इस भूमिका के बारे में उन्होंने ये भी लिखा है कि हमें जो पेंशन स्कीम बंद कर दी गई अटल सरकार ने, वो भी लागू की जाए। इसके अलावा सहूलियत की बात करें तो देखिए, एक अर्धसैनिक बल के जवान की सहूलियत और एक सेना के जवान की सहूलियत में काफ़ी डिफरेंस है। और इस डिफरेंस को अगर आप चाहेंगी अगर देखना, तो वास्तव में आपको लगेगा कि कितना डिफरेंस है। वास्तव में जो सेना के जवान हर जगह कैंटीन से लेकर और जिस तरह की सुविधाएं उनको मिलती हैं, सारी सहूलतें मिलती हैं, शायद अर्धसैनिक बल के जो जवान है उसको नहीं मिलती है। इतना ही नहीं, पेंशन स्कीम एक ऐसी स्कीम थी जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि रिटायर के बाद उनकी रोटी रोजी चलती थी, लेकिन वो बंद कर दिया गया। और वास्तव में अर्धसैनिक बल जो सीमा पे रखवाली करते हैं, जो पाकिस्तान से लोहा लेते हैं, जो चीन की बॉर्डर पे अपनी आंखें जमाए रहते हैं, उनको इस पेंशन स्कीम से वंचित कर देना वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है। और आपको बताऊं कि अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, इस परिस्थितियों में ये जो अर्धसैनिक बल के जो 9 लाख रिटायर कर्मचारी, उनका कहना है कि हमें पेंशन स्कीम भी चाहिए, लागू किया जाए फिर से दोबारा, जो अटल गवर्नमेंट ने इसको कैंसिल कर दिया था। इसके साथ साथ 1 रैंक 1 पेंशन की मांग जो वो कर रहे हैं, जो सेना को दिया गया हमें भी दिया जाए। तो इस तरह से काफ़ी ऐसी मांगे हैं जो ले करके वो जंतर मंतर पे अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। और साथ साथ उन्होंने होम मिनिस्ट्री को भी बता दिया है सख्त लहजे में कि और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि राजनाथ सिंह ने उनको आश्वस्त किया है कि हम सरकार को ये पूरी चीजें समझाएंगे, बताएंगे और आपका जो भी होगा इसका पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। अब देखना होगा कि इस धरना और प्रदर्शन के पहले सरकार का इस पे क्या रिस्पांस मिलता है। जी मुन्ना राय, क्योंकि राजनाथ सिंह ने इस पर कहा है कि हम पॉजिटिव रिस्पांस जरूर लाएंगे, तो और 2 नवंबर से ये सभी लोग धरना प्रदर्शन पर जाने वाले हैं। क्या लगता है बिहार चुनाव पर इसका कोई असर पड़ेगा, क्योंकि काफी ज्यादा अर्धसैनिक जो हैं वो बिहार के हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से मांगे चल रही हैं, अगर सरकार इस चीज़ को थोड़ा सा पहले अगर बिल्कुल इसको डील कर लेती है और सही तरह से उनकी मांगों को मान लेती है, तो लगता है कि इसका फर्क तो जरूर पड़ेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एक अधिसूचना जारी हो चुकी है चुनाव आयोग की, तो लगता है कि ये मामला चुनाव के बाद ही लटकता हुआ नजर आएगा। उधर ही आपको देखने को इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो चुनाव के बाद ही आएगा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में इस तरह के जो अनाउंस हैं वो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि उसके ऊपर जो है कोड ऑफ कंडक्ट का जो मामला बनता है वो बिल्कुल लटका रहेगा और फिलहाल गवर्नमेंट ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहेगी। और लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो अर्धसैनिक बल के जो रिटायर कर्मचारी हैं वो अपना हेजिटेशन, वो अपने धरना, अपना प्रदर्शन जंतर मंतर पे जारी रखेंगे और धीरे धीरे इसको एक नए जो है रूप में और नए जोश में दिखाई देने की बात सरकार को दिखाएंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है। और इसके बाद लगता है जैसे सेना में आपने देखा कि जिस तरह की चीज़ें सरकार को भी बाद में आना पड़ा, तो लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में सरकार भी कहीं ना कहीं इनकी बात मानेंगी। लाजमी है कि उनकी जो कृतियां हैं, उनके जो जोश हैं, उनके जो जज्बे हैं, उनके जो कर्तव्य परायणता है, उनके जो देशभक्ति है, वो सेना से भी कम नहीं है, जिसमें किसी तरह को कोई मायने नहीं निकाला जा सकता। जी, तो जिस तरह से अभी पहले सैनिक आए, उसके बाद अब अर्धसैनिक यहाँ पर आ रहे हैं और अब धीरे धीरे हो सकता है रेलवे और फिर नेवी, क्या नहीं लगता कि OROP का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है?
बिल्कुल बढ़ेगा। इस तरह की बात आप मान के चलिए कि जो संगठन हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सेस हों या स्टेट की गवर्नमेंट में हों, ये चीज़ें अब देखने को मिलेंगी। लेकिन इतना जरूर है कि अब सेना से अगर कंपैरिजन इन अर्धसैनिक बलों की करें तो कम नहीं है। हम किसी स्टेट पुलिस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अर्धसैनिक बल जो आज सबसे ज़्यादा मुस्तैद रहते हैं सीमाओं पे, जो कभी आपदा प्रभावित में अपनी भूमिका को अहम स्थान देते हैं। आप कभी अगर डिजास्टर की बात होती है, कभी अगर भूकंप आता है, कभी अगर तूफान आता है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि सीआरपीएफ की भूमिका को हम बिल्कुल देखते हैं कि किस तरह से सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी अपनी बढ़ चढ़ करके और इस तरह की चीज़ें अपने जोश, पूरे जोश में लोगों की रक्षा करती है, जान माल की हिफाजत करती है। तो शायद सेना से इसकी भूमिका कम नहीं है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में जो कारगिल युद्ध हुआ था, सेना के साथ भी बीएसएफ की टुकड़ियां उसमें मौजूद थी। अभी आपने देखा कि जिस तरह से आतंकवादी ने जो हरियाणा के बीएसएफ के जो 2 जवानों को मारा था, एक ड्राइवर और बॉबी को, तो वो बीएसएफ के ही लोग थे। और शायद उस मुन्ना राय जी, समय की कमी के चलते मैं आपको रोकना चाहूंगी, तो आपको बता दें कि अब अर्धसैनिक बल भी ओआरओपी की मांग के लिए 2 नवंबर से धरने प्रदर्शन पर जाने वाली है। तो अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया कैसे देती है। मुन्ना जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपने इस खबर पर जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद। तो फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। नमस्कार।